हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को और आपके फैमिली मेंबर्स को हैप्पी दिवाली। तो फेस्टिवल मंथ स्टार्ट हो गया है, हम सभी को अपने अंदर से बुरी आदतों को खत्म करना है और कुछ नई अच्छी आदतों को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट की एक पूरी सीरीज शेयर करूंगा, तो आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पिरामिड है, वो पिरामिड को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है एंड जो सबसे नीचे वाला बेस है, हमें उस बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उस बेस के अंदर हमारी इमरजेंसी प्लानिंग, लिक्विड कैश, इस टाइप की जो भी चीजें हैं जिससे कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे किसी भी इमरजेंसी के आने पर, हमें उन सभी चीजों की अपनी पिरामिड के बेस में प्लानिंग करनी है। तो अपने पिरामिड के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो भी बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो बेसिक टूल्स है आपको हर एक जगह यूज होंगे जहां भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक इन म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, और कहीं भी जगह जहां भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको इन बेसिक टूल्स को जरूरत पड़ने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट्स लाइक एफडी, आरडी। एंड जो दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है ओवरड्राफ्ट एंड ऑटो स्वीप फंक्शनलिटी। मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा और काफी लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन भी होगी, तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी जरूरी चीज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि आप कैसे अपनी इमरजेंसीज के लिए प्लान कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टूल्स के अंदर, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी इमरजेंसी के लिए आप प्रिपेयर रहे। तो बस आपको बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बोनस टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूं फॉर इमरजेंसी प्लानिंग एंड फॉर अकाउंट मैनेजमेंट। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। Welcome guys, my name is Varun. You are watching Clarify Money, helping you to clear all your questions about money. तो हर सैटरडे संडे में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं कोशिश करता हूं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने की, और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कैसे आपको बजट प्लानिंग करनी है, अपनी इमरजेंसीज के लिए प्लानिंग करनी है, कैसे आप अपने लोन्स की पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, एंड टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड टू योर मनी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप खुद का बिजनेस रन करते हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ है, तो आजकल के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई अकाउंट ना हो, और अगर वो नहीं है तो आपको एक अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए। तो चाहे आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी है, आप कितना भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप वर्ल्ड में कहीं भी रहते हैं, तो आप इजीली अपने लिए एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक डिफरेंट टाइप्स के आपको अकाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एनआरआई अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट्स लाइक एफडी, आरडी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट के बारे में और उसके जो भी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं। तो करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस ओनर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए होता है, जहां की बिजनेस ओनर्स इस अकाउंट को अपने लेन देन के लिए यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैंक रूल आप सेविंग्स अकाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं अपने किसी बिजनेस को रन करने के लिए, आपको एक करंट अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा। तो एक करंट अकाउंट में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, लाइक आप सेम डे के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी कोई भी लिमिट नहीं है, बल्कि जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं वहां पर डे ट्रांजेक्शन के ऊपर लिमिट होती है। एंड करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि बिजनेस ओनर्स के लिए काफी फायदेमंद रहती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैंक की जो भी दूसरी फैसिलिटीज होती हैं, लाइक IMPS, RTGS वगैरह, ये सभी चीजें आपको करंट अकाउंट के अंदर भी मिल जाती है। बट एक चीज है जो नोटिस करने वाली है, करंट अकाउंट के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपके अमाउंट पर, और आपको एक मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है अपने करंट अकाउंट के अंदर। तो अगर आप उस मिनिमम बैलेंस से कम अमाउंट रखते हैं अपने करंट अकाउंट में, तो आपको एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो दूसरा आप डिस्कस कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट एक रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट है, जहां पर आपको एनुअली 3 से 4% का इंटरेस्ट मिल जाता है। आजकल काफी सारे बैंक हैं जो काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कोटक, IDBI, जहां पर आपको 5-6% का इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कोटक का 811 अकाउंट काफी अच्छा अकाउंट है। तो उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है आप गूगल पर इजीली चेक कर सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो माइनर है या फिर 18 ईयर से ऊपर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सीनियर सिटीजन या फिर कोई जॉइंटली भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में आपको एक एनुअली 3 से 4% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको बैंक की जो दूसरी फैसिलिटीज है, लाइक IMPS, RTGS, NEFT, ये सभी फैसिलिटीज इसमें भी मिल जाती हैं। तो काफी सारे बैंक हैं जो कि आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप अगर डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करते हैं
किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल का या फिर कहीं और, तो आपको कुछ कैशबैक भी देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा आपको ऑटो स्वीप की एक फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिसमें कि आपका एक मिनिमम अमाउंट से ऊपर जो भी अमाउंट आपके बैंक में होगा वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां आपको एक एफडी का रिटर्न भी देखने को मिलता है। ऑटो स्वीप के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एंड गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे अकाउंट प्रोवाइड कराती है जहां पर आप जीरो बैलेंस के साथ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि जनधन योजना। तो उस जनधन अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि दूसरी कॉर्पोरेट बैंक्स में आपको मिनिमम 5,000, 10,000, 25,000 का एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशन बैंक टू बैंक वेरी करती हैं। तो आप जब भी एक अकाउंट ओपन करवाएं अपने लिए, तो आप इन सभी कंडीशंस को पहले चेक कर लें और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेक करें कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए, तो कौन सा बैंक उन सभी फैसिलिटीज को मिनिमम रेट के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। तो तीसरा है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट भी सिंपल है, जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वहां आपका एम्प्लॉयर आपके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाता है जिस भी बैंक के साथ उस कंपनी का टाई अप है। तो यूजली जो सैलरी अकाउंट होते हैं वो जीरो मेंटेनेंस फी के साथ होते हैं, जिसमें कि आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। एंड उसमें फर्स्ट डे से ही आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि IMPS, RTGS, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। आपको कोई भी IMPS करने के लिए चार्ज देने की जरूरत नहीं है। एंड उसके अलावा आपको काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी मिल जाते हैं, जहाँ की उनके ऊपर एक काफी अच्छा कैशबैक और काफी सारे अलग अलग तरह के ऑफर्स चलते रहते हैं। तो हर महीने के स्टार्टिंग में आपके सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसको कि अगर आप चाहें तो आप अपने किसी और सेविंग्स बैंक अकाउंट में पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको कोई मिनिमम बैलेंस अपने सैलरी अकाउंट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में, जैसे कि FD, RD। तो FD अकाउंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इंडिया में काफी पॉपुलर टर्म है। तो जब आप एक FD ओपन करवाते हैं उसमें आप एक लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आप 1 लाख रुपए को अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं फॉर ए गिवन टाइम अंटिल द FD मैच्योर। तो FD का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो वेरी कर सकता है 7 दिन से 10 साल के बीच में। तो आप जितने टाइम के लिए भी FD ओपन करवाना चाहते हैं आप उतने टाइम के लिए FD इजीली ओपन करवा सकते हैं। इसलिए आपको अपने बैंक में जाना है और वहां आपको एक फॉर्म फिल करके अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल के लिए FD करवा रहे हैं तो आप 5 साल से पहले उस FD अमाउंट को निकाल नहीं पाएंगे। कुछ केसेस में ये प्री मेच्योर विड्रॉल भी अलाउड है, बट वहां पर आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो FD में आपको 5 से 7% के बीच का रिटर्न देखने को मिल जाता है। एंड ये डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए FD कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे भी हैं जो आपको एक काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, बट रिटर्न के चक्कर में आप अपने पैसे को किसी ऐसी जगह ना फंसा दें जहाँ की कोई छोटा मोटा बैंक हो और आप ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप अपने पैसे को फंसा दें और आपको अपना पैसा भी उल्टा ना मिले। दूसरा जो पॉपुलर डिपॉजिट अकाउंट है वो है RD, जिसे कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, जहाँ की FD में आप एक ही साथ पूरा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में। वहीं दूसरी तरफ RD में आपको एक फिक्स अमाउंट मंथली डिपॉजिट करना होता है जितने भी टाइम के लिए आपने वो RD की है। RD में आपको FD से थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलता है, बिकॉज FD में आप एक ही साथ पूरा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, बट RD में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिटर्न भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो RD के केस में फॉर एग्जांपल आपने 5,000 की एक RD स्टार्ट की है मंथली, तो एवरी मंथ एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से 5,000 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट होकर आपके RD अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर किसी वजह से आपके सेविंग्स अकाउंट में उतना पैसा नहीं है तो आपको एक पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो RD भी आप मिनिमम 6 महीने से लेकर 10 साल के लिए खुलवा सकते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए RD ओपन कर रहे हैं, उसके बेस पर ही आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा। और आजकल तो काफी सारे बैंक्स अकाउंट ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से अपने मोबाइल ऐप से ही या फिर अपने इंटरनेट बैंकिंग से ही RD और FD घर से ही ओपन कर सकते हैं। तो रियल टाइम आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर आपके FD या RD में क्रेडिट हो जाएगा और आप जब चाहें उस FD या RD को घर से ही क्लोज कर सकते हैं और वो पैसा डायरेक्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ओवरड्राफ्ट एंड ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में। तो यूजुअली पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिलती थी, जहाँ के एक बिजनेस ओनर अपने करंट अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकता था, चाहे उसके करंट अकाउंट में वो मनी ना हो तब भी। जैसे कि मेरे करंट अकाउंट है, मुझे किसी वेंडर को कुछ पेमेंट करना है, मेरे करंट अकाउंट में भी 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैंने एक वेंडर को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी एंड तभी एक दूसरा वेंडर भी मेरे पास कोई माल लेकर आ जाता है, मुझे उसकी पेमेंट भी करनी है। तो अभी मुझे उसको 50,000 पे करने हैं
तो मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करके 50,000 उसको पे कर दूंगा और वो जो 50,000 मैंने बैंक से इंस्टेंट लोन लिया है उसको मैं कुछ टाइम के अंदर फिर से रीपे कर दूंगा बैंक को। तो इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये पहले सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिलता था और आजकल प्राइवेट बैंक सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर और आप जैसे भी आपका रिलेशन है उस बैंक के साथ आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है ओवरड्राफ्ट की। तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप उस ओवरड्राफ्ट मनी को यूज कर सकते हैं और आपको एक टाइम लिमिट के अंदर विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा बैंक को वापस करना होगा, तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ओवरड्राफ्ट एक तरह से एक शॉर्ट टर्म क्विक लोन है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर फॉर सम स्पेसिफाइड डेज, और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको उस पैसे को बैंक को वापस रीपे करना पड़ेगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी को मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक ने मुझे एक ऑटो स्वीप की फैसिलिटी दी हुई है। तो मेरे बैंक ने मुझे बोला है कि अगर मैं अपने अकाउंट में 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक एक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा और 50,000 से ऊपर जो भी वो अमाउंट है उस पर मुझे एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यूजुअली सेविंग्स अकाउंट में आपको 3 से 4% का एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी के साथ सेविंग्स अकाउंट में भी आप 6% के आसपास का रिटर्न इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आप जिस भी बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवा रहे हैं वहां आप अपने बैंकर से बात कर सकते हैं कि आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी चाहिए। तो वो आपको अपने बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिट बता देंगे कि आपको इतने लिमिट तक का अमाउंट अपने बैंक में रखना है एंड इस लिमिट से ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह आप इस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। इस अमाउंट पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जब भी आप चाहें अपना डेबिट कार्ड का यूज करके सिंपली इस अमाउंट को, जैसे कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालते हैं, ये अमाउंट डायरेक्टली आप अपने डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में जो लिमिट है वो 50,000 है और मैंने 70,000 अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, तो 20,000 है वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मुझे किसी दिन इमरजेंसी में 70,000 रुपीज़ या 60,000 रुपीज़ की जरूरत है तो मैं सिंपली डेबिट कार्ड का यूज करके उस अमाउंट को निकाल सकता हूँ। तो 50,000 से ऊपर जो भी अमाउंट मैं निकाल रहा हूँ वो तो एफडी से ट्रांसफर होकर ऑटोमेटिक मेरे सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा और सेविंग्स अकाउंट से मैं इजीली उसको निकाल पाऊंगा। इसके लिए मुझे अलग से कहीं नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग या किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होगी। तो ऑटो स्वीप एक काफी अच्छी फैसिलिटी है। आपको अपने बैंक में इस फैसिलिटी के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आइडियल पड़ा है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पर 3-4% इंटरेस्ट लेने से अच्छा है कि उससे अच्छा है कि आप इस फैसिलिटी का यूज करें और वहां पर उस अमाउंट पर एक काफी अच्छा रिटर्न निकाल सके। तो अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अपने बैंक में बात करनी है कि आपको इन सभी फैसिलिटीज की जरूरत है और आपको अपने लिए एक मिनिमम से मिनिमम लो मेंटेनेंस बैंक अकाउंट जिसमें कि आपको सारी फैसिलिटी IMPS, NEFT, RTGS अगर फ्री में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में पता करना है और इसके अलावा और जो भी बेनिफिट्स आपका बैंक आपको दे रहा है वो सभी आपको पता करने हैं। जब आप अपने बैंक में जाएंगे तो आप उनसे एक फीचर लिस्ट मांगिए अपने अकाउंट की कि आपको इस अकाउंट में कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। यूजुअली जो भी बैंक एजेंट होता है वो आपको मना कर देगा कि नहीं हम आपको खुद बता रहे हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। बट आप ऑनलाइन भी जाकर इन सभी बैंक की जो भी फैसिलिटीज हैं उनकी फीचर की लिस्ट चेक कर सकते हैं, तभी आप अपने लिए एक अच्छा बैंक अकाउंट चूज करें। तो आइए अब चेक करते हैं कि आप अपनी इमरजेंसी प्लानिंग में इन अकाउंट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी इमरजेंसी प्लानिंग वीडियोस में बताया, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 6 से 8 महीने के खर्च के बराबर का पैसा सेव करना है अपनी इमरजेंसी फंड में, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको 10 से 12 महीने के खर्च के बराबर का पैसा सेव करना है अपने इमरजेंसी फंड में। एंड ये पैसा किस लिए जरूरी है, ये सब चीजें मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। तो इमरजेंसी फंड सेव करने के लिए जो बेस्ट टूल है वो है आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट, RD और FD। बिकॉज अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं अपने डेबिट कार्ड का यूज करके। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अंदर सेव करते हैं तो वहां मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफी ज्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको इमरजेंसी के टाइम पर अपना पैसा भी वापस ना मिले। और जैसे कि नाम से पता चलता है इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो ये अमाउंट हमेशा हमारे पास कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि हम उस अमाउंट को
किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर जितना जल्दी से जल्दी उसके यूज कर सके। तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी के बारे में सोचना है, ना कि रिटर्न के बारे में। और दूसरा, अगर आपके कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लाइक अगले 6 से 12 महीने के अंदर या फिर 1-2 साल के अंदर भी आपको किसी पैसे की जरूरत पड़ने वाली है किसी भी खर्चे के लिए, तो आपको वो पैसा भी अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखना चाहिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं बने हैं। वहां पर शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू हाफ भी हो सकती है और फ्यूचर में हमें लोन ना लेना पड़े। तो उससे अच्छा है कि आप इस पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखें, जहां भले ही आपको रिटर्न कम देखने को मिले, बट आपका पैसा सिक्योर रहेगा और जब भी आपको जरूरत है आप इस पैसे को इजीली यूज भी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं खुद अपनी इमरजेंसी के लिए कैसे प्लानिंग करता हूं और उसके अलावा आप कैसे इन अकाउंट्स का एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो मैंने अपनी इमरजेंसी के लिए कैसे सेविंग की हुई है। तो मैंने अपने इमरजेंसी फंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एंड उन 4 पार्ट को 4 FD में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसा मैंने क्यों किया? तो जब भी मुझे छोटे अमाउंट की जरूरत होगी, मुझे अपने पूरे इमरजेंसी फंड को निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ एक छोटे पार्ट को विड्रॉल कर सकता हूँ एंड उसको यूज कर सकता हूँ। एंड इसके लिए मुझे कहीं बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे बैंक ने मुझे एक IBIS फ्लेक्सिबल RD एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जहाँ की मैं अपने मोबाइल से ही एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता हूँ एंड उसके अंदर एक अमाउंट सेव कर सकता हूँ फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। लाइक मैंने जो अपनी 4 FD की हुई है, मैंने 1-1 साल के लिए उन FD को ओपन किया हुआ है और 1 साल बाद वो पैसा ऑटोमेटिक मेरे सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 1 साल बाद में फिर से उन चारों FD को रिन्यू कर दूंगा और एक और न्यू FD में स्टार्ट कर लूंगा। तो इससे मुझे उस अमाउंट पर एनुअली 5.5% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाता है एंड मुझे ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पर मैं जल्दी से जल्दी पैसा कहाँ से लेकर आऊँ, बिकॉज मैं सिर्फ 2 क्लिक से उस पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करके अपने डेबिट कार्ड से रियल टाइम में विड्रॉल कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो मैं दूसरी चीज यूज करता हूँ वो है 3 अकाउंट फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको 3 अकाउंट ओपन करने हैं, जहां पर आपको अपना एक अकाउंट अपने रोटी कपड़ा मकान का जो भी खर्चा होता है उसके लिए यूज करना है, दूसरा अकाउंट आपको अपनी सेविंग्स के लिए यूज करना है और तीसरा अकाउंट आपको अपनी जो भी वांट्स या डिजायर है, जैसे कि आपको कोई फोन खरीदना है, ट्रिप पर जाना है या फिर इस टाइप के जो भी जो दूसरे खर्चे हैं, वो अकाउंट उनके लिए यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी सैलरी आती है, मैं अपनी सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करके उनका जो भी अमाउंट है मैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता हूँ, जिससे कि मैं किसी भी एरिया में ओवर स्पेंडिंग नहीं करता हूँ। तो अगर मुझे किसी मंथ कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने का मन करता है तो भी मैं इस 3 अकाउंट ट्रिक का यूज करके उस अपनी ओवर स्पेंडिंग को कम कर लेता हूँ, जिससे कि होता क्या है कि साइड बाय साइड मेरा सेविंग तो हो ही रहा है। उसके अलावा अगर मैं कहीं और कोई दूसरा खर्चा करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अपने जो भी वांट्स वाला जो अकाउंट है उसमें सेविंग करता हूँ एंड उसके बाद वहां से जब वो पैसा वहां पर सेव हो जाता है तब मैं वहां से उस पैसे को निकाल कर यूज कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज आप भी यूज कर सकते हैं। आपको बस 3 अकाउंट ओपन करने हैं एंड अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका खर्चा आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी को डिवाइड करें और इन सभी अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया करें। और इसके अलावा जो मेरी लास्ट टिप है वो है कि आप अपनी वाइफ का एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं एंड आपका महीने का जो खर्चा है, लाइक ग्रोसरी, वेजिटेबल्स या दूध वगैरह जो भी खर्चा है महीने का, आप वो पैसा अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज लेडीज जेंट से काफी अच्छा सेव कर लेती है। जब आप ये पैसा अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर जो भी खर्चा होगा आपकी वाइफ करेगी और आप देख लेना कुछ ही महीने के अंदर आपकी वाइफ उसी सेम मंथली खर्चे के अंदर से आपके कुछ पैसे सेव भी कर लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप मैंने बेसिक अकाउंट से रिलेटेड आपकी काफी सारी क्वेरीज सॉल्व की होंगी और जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर की वो आपकी काफी हेल्प करेंगी। तो अकाउंट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है मैं सभी को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्लैरिफाई मनी को तो सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get all the notification of upcoming videos.